लगभग 5 से 6 दिन के अंदर गाड़ी मेरे को मिल गई थी। T2 की एवरेज आई। स्टीयरिंग कैसा लगता है? फीडबैक अच्छा है। आपने नई गाड़ी की सीटें पूरी चेंज करा दी। हेलो मैम, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू कार डिवाइस। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर आप मेरे सामने ये वाली जो गाड़ी देख रहे हैं, ये है भाई रहने वाली टोयोटा की हाई राइडर। और आज की वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं इस गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो इसका ओनरशिप रिव्यू शेयर करने के लिए हम इसके ओनर को बुला लेते हैं। तो हम अर्शित जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो कैसे हैं भाई आप? बढ़िया। और तो भाई अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू लक्ष्य फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। मेरा नाम हर्षित गुप्ता है। I'm a chartered accountant. I put up in Gurgaon only, and I bought this car Hyrider last year in April 2023, and this car is a base model, E model, and it is a mild hybrid model. ओके This car costed me around 12 lakh rupees on road price. अच्छा, तो आपको ये 12 लाख रुपए की फिर गाड़ी पड़ी हाई राइडर, और ये बेस मॉडल है और इसके ऊपर ना एसेसरी लगी हुई है। तो अब ये इसकी हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे कि ये भाई क्या क्या एसेसरी, ओरिजिनल अलॉय व्हील टॉप मॉडल के ये सब कितने के पड़े। पर भाई अभी है ना, आपने जैसे बताया ये आपको 12 लाख रुपए की गाड़ी पड़ी और बेस मॉडल है ये। तो ये आपको कितने दिन में मिल गई थी? ये गाड़ी मेरे को लगभग 5 से 6 दिन के अंदर गाड़ी मेरे को मिल गई थी। ये गाड़ी मैंने हिसार से ली स्पेशली। गुड़गांव के अंदर वेटिंग ज़्यादा थी तो मैंने हिसार में ट्राई किया और मेरे को उन्होंने बोला कि 4 से 5 दिन की गाड़ी मिल सकती है। तो मैंने वहाँ से गाड़ी ले ली थी। कंडीशन ये थी कि मेरे को एक्सेसरीज़ के लिए उन्होंने बोला था कि 1 लाख की एक्सेसरीज़ लगवानी पड़ेगी। तो जो नेगोशिएट करके मैंने 60,000 पे हम पहुँचे। तो 60,000 की इसलिए मेरे को जेन्युइन टोयोटा से एक्सेसरीज़ खरीदनी पड़ी। ये इंजन 1500 सीसी का इंजन है, HP है, और एक 137 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिल जाता है। तो आपको ये चलाने में ओवरऑल कैसी लगती है? आप अभी तक कोई ट्रिप गए हैं इस इंजन के साथ लेके गाड़ी में? इस गाड़ी को मैं 5-6 बार, एक बार लुधियाना लेके गया हूँ, 2-3 बार राजस्थान लेके गया हूँ। तो इसके साथ मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही। मेरे को अच्छी माइलेज मिल रही है। अभी मैं पिछले हफ्ते ही राजस्थान गया था तो मुझे 22 की एवरेज आई। हाँ, तो भाई आप लोग देख लीजिए। फिर ये तो भाई आपकी माइल्ड हाइब्रिड है, तो फ़ायदा ही क्या हुआ भाई हाइब्रिड लेने का? 22 की माइलेज आपकी यही निकाल रही है नॉर्मल इंजन ही। हाइब्रिड लेने का इसलिए भी फ़ायदा था नहीं क्योंकि हाइब्रिड और माइल्ड इसके अंदर 5.5 लाख रुपए का फ़र्क था। तो मैंने यही सोचा कि मेरी गाड़ी ज़्यादातर तो सिटी में ही चलनी है। हाँ जी। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मैं हाइब्रिड गाड़ी लूँ, और 17 लाख मेरे को लगता नहीं कि ये गाड़ी डिजर्व करती है। तो 12 लाख के हिसाब से ये गाड़ी मेरे को वर्थ इट लगी। जो इसके अंदर फीचर्स आ रहे थे, जैसे पुश स्टार्ट बटन, आपका डोर सेंसर दोनों साइड पे और बूट के अंदर, और आपका कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक ORVM, और आपका स्टीयरिंग कंट्रोल और वो सब। हाँ, म्यूजिक माउंटेड कंट्रोल्स, आपका चारों टायर्स के अंदर डिस्क्स। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। ये मुझे मेरी ब्रेजा में मिसिंग लगता है कि चारों में डिस्क होनी चाहिए। चारों में डिस्क ब्रेक आपको काफी अच्छी लगती होगी फिर इसकी। और बाकी अलॉयज तो मैंने आफ्टर मार्केट। हाँ, अलॉय का हम अलग वीडियो में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बात करेंगे। तो ये आपको 17 इंच के वैसे कंपनी से ही मिले हैं? कंपनी से 17 इंच के मेरे को अपोलो के 215/60 के मेरे को ये चीज़ें ना मारुति टोयोटा की बड़ी सही है। अब इन्होंने कर दी कि मारुति और टोयोटा दोनों बेस मॉडल से 17 इंच दे रहा है। जो टॉप में है वही सेम प्रोफाइल। जो आपके बूट के अंदर जो टायर है वो भी 17 इंच का टायर है। हाँ, वरना तो सारे हुंडई क्रेटा से लेके सारे 16 इंच का ही यहाँ पर हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखिए पूरा 17 इंच का टायर मिल जाता है कंपनी से आपको, वरना तो सारे यहाँ पर आपको बहुत कम देते हैं। यही सेम इन्होंने फॉलोअप किया। ब्रेजा में 16 इंच का ही मिलेगा और इसमें 17 इंच का है तो 17 इंच का ही मिलेगा। ये बहुत सही चीज़ आपको मिल जाती है इसके अंदर गाड़ी में। बाकी ओवरऑल आपको गाड़ी की लाइट्स कैसी लगती हैं रात के टाइम में ड्राइविंग में? लाइट्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो इसकी हेडलाइट है, जो स्टॉक हेडलाइट थी वो सिर्फ 55 वाट की हेडलाइट ही थी। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने मैक्सलिंक कंपनी है, मैक्सलिंक इज वन ऑफ द टॉप इंडियन ब्रांड्स। तो मैक्सलिंक कंपनी की मैंने 200 वाट की LED हेडलाइट्स मैंने खुद से इंस्टॉल कर दी थी। जो कि मेरे को 8500 की मैक्सलिंक की लाइट्स पड़ी थी। हाँ जी। तो एक मैंने वो किया क्योंकि इसकी हेडलाइट थी, उसका थ्रो बहुत पुअर था। क्योंकि इसके अंदर फॉग लाइट भी नहीं है। तो मेरे को 200 वाट की लाइट लगवानी पड़ी। नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अगर मेरे को ट्रिप पे भी जाना होता है तो इसका थ्रो काफ़ी अच्छा आता है लाइट्स का। तो मेरे को दिक्कत नहीं हो रही। हाँ, तो मैंने ना एक चीज़ मैंने काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर से भी सुनी, और वो भी कि जब वो हाई राइडर की स्पेशली टेस्ट ड्राइव लेने जाते हैं ना, तो उन्हें हाइब्रिड गाड़ी की मिलती है टेस्ट ड्राइव। तो जब आप गए थे तो आपको हाइब्रिड की? ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरे को भी उन्होंने हाइब्रिड की टेस्ट ड्राइव दी थी। ठीक है, तो शोरूम ये कार जो बेस मॉडल है, E मॉडल, ये मिल भी नहीं रहा है। हाँ। और ये भी कुछ कई जगह अफवाह फैल रही है कि डिसकंटिन्यू कर दिया है। हाँ, लेकिन 8 साल की भी वेटिंग बता रही है।
अच्छा, अब आपने जैसे ग्रैंड विटारा छोड़ के टोयोटा ली, तो आपने मेरे हिसाब से पक्का ज़्यादा से रीज़न रहता है कि सर्विस की वजह से लेते हैं टोयोटा, और टोयोटा ब्रांड की वजह से। तो आपको उसका क्या बेनिफिट्स लग रहे हैं अभी लेने के बाद? सर्विस जैसे कितने किलोमीटर चली है अभी? मेरी गाड़ी अभी 7,000 किलोमीटर चल गई तो है। 7,000 में आपकी आई थिंक 2 सर्विस हुई है और 1 साल होने वाला है। तो नेक्स्ट वीक मेरी 3rd सर्विस जो 1 साल वाली होती है वो ड्यू है। हाँ, तो अभी दोनों सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा था तो आपका? दोनों मेरे को जो लगा कि सर्विस के अंदर ना, सिंस ये एक तरीके से मारुति की गाड़ी ही है, अंदर मारुति का इंजन है, तो सर्विस के अंदर मेरे को लगा कि ये लोग ना इतना मेरे को मतलब कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे सामने ही एक फॉर्च्यूनर आई, तो उसका तो बहुत जल्दी सारा उन लोगों ने अच्छे से सर्विस कर दी, लेकिन मेरे को 4-5 घंटे बिठा के रखा। इसके अंदर 1 घंटे के अंदर सर्विस हो गई, लेकिन 3-4 घंटे उन्होंने वॉशिंग में लगा दिए। और उसके साथ ये भी हुआ, जो मेरी गाड़ी के अंदर माइक्रो फाइबर क्लॉथ थे, वो वहाँ पे एक सर्विस वाले बंदे ने चुरा लिए। तो जो सर्विस वाले बंदे ने चुराए, मैंने उसकी ऐसी तैसी कर दी वहाँ पे अंदर, तो मैनेजर डर गया। तो मैनेजर भाग के एकदम सर्विस क्लॉथ लेके आया कि नहीं सर, हमसे गलती हो गई, ये दूसरी गाड़ी में रख दिया था। लेकिन बाद में उसे सच बोला कि नहीं, ये लड़के ने चुरा लिया, हमने उसको लड़के को निकाल दिया टोयोटा के शोरूम से। लेकिन ये भी मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिव लगा कि जो मैं इससे पहले मैं ब्रेजा भी चलाता हूँ, मेरे पास ब्रेजा का 2020 मॉडल है और लगभग 3 साल से चला रहा हूँ मैं। तो उसके अंदर मेरे को कभी भी मारुति के साथ ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि वहाँ पे ऐसी चीज़ हो रही है। लेकिन मेरे को टोयोटा के अंदर ऐसा फील हुआ कि वो ना, जो हाई राइडर या ग्लैंजा वाले जो कस्टमर्स या तो उनको अंडरमाइन कर रहे हैं, और जो टोयोटा के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स है, फॉर्च्यूनर या इनोवा, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है, अगर कोई बंदा ये देख के ले रहा है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि भाई मैं ग्रैंड विटारा नहीं हाई राइडर लूंगा सिर्फ उसकी बेस्ट सर्विस के लिए, तो आपको लगता है कि ये पॉइंट कहीं नहीं आता मेरे को जितना लग रहा है। और जितना मैंने और लोगों के कमेंट्स भी देखे कि उनको ऐसे कोई खास सर्विस नहीं दिख रही जो पहले टोयोटा के बारे में बोलते थे। लेकिन हाँ, बस ये चीज़ है कि इससे पहले मेरे पास, जैसे मैं आपको बताया कि ब्रेजा गाड़ी, और उससे पहले मैं 10 साल डिजायर भी चला चुका हूँ। तो मेरे को वो फिर से मारुति वाला नहीं चाहिए था, मेरे को चाहिए था कि टोयोटा का लोगो जो लोग जा रहे हैं। और मेरे को कहीं ना कहीं इसका जो डिजाइन है वो ज्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा। वरना अगर आप देखोगे जो मारुति और टोयोटा की जो गाड़ी आ रही है, वो दोनों सेम ही बिल्कुल डिजाइन है। लेकिन पहले ही ऐसी गाड़ी जिसमें डिजाइन थोड़ा बहुत काफी डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। मतलब कहने का मतलब मेन ये है कि अगर कोई बंदे को ऐसा नहीं है कि हाँ उसे हाई राइडर ज्यादा पसंद आ रही हो, उसे दोनों इक्वली लग रही है, तो उसका बस ये रीजन नहीं बनना चाहिए हाई राइडर पे जाने का कि भाई सर्विस मुझे 1 नंबर मिलेगी। सर्विस का ऐसा मतलब मेरे को नहीं। अब भाई आपने मुझे बताया कि इसकी सीट के रिलेटेड आपको कोई इश्यू शेयर करना था मेरे से, तो वो बता दीजिए आप। तो इसकी सीट्स जो आती हैं, अगर आप देखोगे, अगर जो ग्रैंड विटारा और हाई राइडर दोनों में सेम सीट्स आ रही हैं, तो वो बकेट सीट्स, हाइट एडजस्टेबल सीट्स हैं। और वो जो सीट्स हैं उसके अंदर बकेट, वो एक तो सीट थोड़ी पतली है, ठीक है, और उसकी जो बकेट्स हैं वो थोड़ी ज्यादा बाहर को निकली हुई है। तो अगर मेरे साथ कोई हेल्दी इंसान बैठता है तो वो सीट के अंदर पूरा नहीं आ पाता। तो मैंने जब ली, और जैसे वो टेस्ट ड्राइव में हम चलाते हैं, तो टेस्ट ड्राइव में 5 से 10 मिनट गाड़ी चलती है, और हार्डली वो 3 से 4 किलोमीटर चलाते हैं, गाड़ी बोलते हैं कि चला लो, तो उसमें पता नहीं लगता। लेकिन जब मैंने 3 से 4 दिन चलाई और मैं हिसार से गाड़ी लेकर आया था, उसके बाद मेरे को पता लगा कि ये सीट्स में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और सिंस मेरी ना लोअर बैक और सर्वाइकल दोनों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं तो इतना टेंशन में आ गया कि अब क्या होगा। मतलब या तो ये गाड़ी मैं मेरे फादर चला लेंगे और मैं ब्रेजा ही कंटिन्यू करूंगा। लेकिन फिर मैं सोचा कि एक बार अगर देखते हैं, क्योंकि मारुति के अंदर पार्ट शेयरिंग होती है, तो मैं एक गाड़ी वाले के पास गया। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट एक ट्राई करने के लिए ब्रेजा की सीट जो थी, जो मेरा 2020 मॉडल है, उसकी सीट्स मैंने इसमें लगवाने की कोशिश करी, और इसकी जो सीट थी वो ब्रेजा में, तो फिट हो गई, तो मेरे लिए काम परफेक्ट हो गया। तो मतलब आपने नई गाड़ी की सीटें पूरी चेंज करा दी? हाँ, सीटें मैंने बस रिप्लेस करवा दी, इसकी सीटें ब्रेजा में लगवा दी और ब्रेजा की सीटें हाई राइडर में लगवा दी। तो अब आपके लिए कंफर्टेबल है? अब मेरे लिए कंफर्टेबल है। बस ये है कि इसके अंदर हाइट एडजस्टेबल वाली चीज रह गई, क्योंकि ब्रेजा में नहीं आता था। लेकिन अब मेरे जो फादर है, सिंस वो थोड़े पतले हैं, तो उनको ज्यादा इशू नहीं आ रहा। लेकिन अभी हाल ही में उनको थोड़ा सा बैक पेन शुरू हो गया। लेकिन मैंने और जितने लोगों से बात करी जो ग्रैंड विटारा हाई राइडर चला रहे हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि 180-200 किलोमीटर के बाद ना उनको थोड़ी सीट में मतलब बैठ के प्रॉब्लम हो रही है, जो हाई राइडर की सीट्स हैं, और उनको ब्रेक लेना पड़ रहा है, थोड़ा उतरना पड़ रहा है, कि जो पीठ में दर्द हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि मतलब मारुति की जो हाई राइडर और ग्रैंड विटारा की जो सीट्स हैं वो थोड़ी पतली बनाई गई है, उसको देखना चाहिए मारुति को कि वो कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि जो मैंने ब्रेजा, जो नई वाली ब्रेजा है, उसकी भी सीटें देखी, और आपके पास भी ब्रेजा है, तो मैंने देखा कि उसकी सीटें ज्यादा चौड़ी है एज कम्पेयर टू
और अगर आप पीछे की भी सीटें देखोगे, पीछे की सीटें भी इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, नो अंडर थाई सपोर्ट। और इन लोगों ने एक चीज और की है जो BS6 फेज 2 के अंदर जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी की है कि पीछे भी आपकी सीट बेल्ट जरूरी है। तो जिसके अंदर सेंसर बजने शुरू हो जाएंगे। तो आइडियली अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पैसेंजर सीट पे कोई नहीं बैठा, ठीक है, तो और सीट बेल्ट तो लगी नहीं, तब भी कोई आवाज नहीं आती। तो वो इसलिए होता है क्योंकि 30 किलो के ऊपर डिटेक्ट करता है, लेकिन पीछे इन लोगों ने कोई सेंसर नहीं दिया, वेट का सेंसर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पीछे वाली ये सीट अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ आपको हमेशा ही सीट बेल्ट लगा के बैठना लगाना पड़ता है। तो पीछे मैंने क्या किया, जो आफ्टर मार्केट जो ये सीट जो नॉर्मल बक्कल्स होते हैं वो मेरे को खरीदने पड़े और पीछे लगाने पड़े। तो भाई अभी हम जैसे गाड़ी में बैठे हैं, अब कंफर्ट की बात हो ही रही थी हमारी, तो आप ये बता दो कि सस्पेंशन आपको कैसा लगा इस गाड़ी का? इसका सस्पेंशन जो है वो बहुत तगड़ा है। मैं अनडाउटेडली इस सेगमेंट के अंदर, मतलब मैं ये बोलूंगा कि अल्काजार के अंदर भी ऐसा सस्पेंशन नहीं है जैसे सस्पेंशन ग्रैंड विटारा और हाईराइडर के अंदर है। मतलब जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं मेरे को फील भी नहीं होते, ऐसा सस्पेंशन है। और मेरे को लगता है कि 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, उससे भी थोड़ा बेटर, मतलब ज्यादा बेटर फील हो रहा है। क्रेटा, सेल्टोस वगैरह कहीं भी ऐसा सस्पेंशन नहीं है। तो सस्पेंशन के मामले में ये गाड़ी सबसे टॉप पे है। हाँ, और बाकी भाई आपको ये चीज देखो, कोई बंदा पूछता नहीं है, मैं पूछूंगा, हॉर्न कैसा लगता है इसका? इसका हॉर्न देखो, मारुति का तो वीक तो है ही, लेकिन ब्रेजा के अंदर जो मैं 2020 मॉडल था उसमें तो और भी बहुत ही बेकार, बहुत बेकार है, तो उससे बेटर लगा। लेकिन अभी अगर मैं क्रेटा से कंपेयर करता हूँ तो क्रेटा का तो बहुत ही ऊपर है। तो मैं चेंज करवाने की सोच रहा हूँ, उसको आफ्टर मार्केट चेंज करवाने की सोच रहा हूँ। हाँ, जो मेरे सब्सक्राइबर उन्हें पता होगा, मैंने मेरी ब्रेजा में लगाया, तो आपने भी चेक किया, तो कैसा लगा वो वाला हॉर्न? तो बहुत ही तेज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आपने जो बताया, मैं सोच रहा हूँ कि उसी दुकान से ये हॉर्न लगवा लूँ, और जो रिले का आपने बताया था तो वो अपनी कार में इंस्टॉल करवाने का सोच रहा हूँ। हाँ, मतलब ये चीज है ना, जो हॉर्न, ये मारुति को पक्का देखना चाहिए। इनकी सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम है हॉर्न के रिलेटेड। तो बाकी माइलेज ये बता ही रहे थे, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, 17.5 की आ रही है। तो माइलेज कितनी निकाल पा रही है सिटी के अंदर अगर आप चलाएं तो? माइलेज अगर मैं सिटी की बात करूं, जो गुड़गांव टू गुड़गांव, जैसे मेरे को ऑफिस जाना होता है, 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, तो मेरे को 14 तक की माइलेज आ रही है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं राजस्थान गया, तो राजस्थान में मेरे को 22 की माइलेज आई, ठीक है। तो 22 की माइलेज के अंदर क्या हुआ, अभी 22 की माइलेज से थोड़ा, फिर जब मैं सिटी में वापस जाता तो माइलेज थोड़ा गिरना स्टार्ट हो गया, तो वो 17 पे आ गया है। लेकिन माइलेज के मामले में मेरे को ये गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है कि एसयूवी के अंदर ये जो छोटी गाड़ियां आती है जैसे पोलो वगैरह, उन सबसे ज्यादा माइलेज निकाल के दे रही है। इनफैक्ट ब्रेजा से भी ज्यादा माइलेज निकाल के दे रही है। तो इस केस में, मतलब जो मेरा नीड था कि मेरे को सिटी में चलानी है और माइलेज चाहिए, तो उस केस में नंबर 1 गाड़ी है, मतलब माइलेज। पर अगर आप गए होगे जब वहाँ पर ट्रिप पे, तो मुझे एक चीज लग रहा है, आपको 6th गियर में मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब वो तो अनडाउटेडली मेरे को 6th गियर की रिक्वायरमेंट तो मेरे को ब्रेजा में लगती थी। मेरे को लग रहा था कि जब ये ग्रैंड विटारा आएगी या हाईराइडर, उसके अंदर 6th गियर आएगा, लेकिन वो 6th गियर नहीं आया, वो पार्ट शेयरिंग है वो। और ये आपको इसका स्टीयरिंग कैसा लगता है? फीडबैक अच्छा है। टर्नेबिलिटी कैसी है? रिटर्नेबिलिटी ठीक है। जो जैसे लोग यूट्यूब वगैरह पे बोल रहे थे कि रिटर्न नहीं होता, मेरे को रिटर्न आ रहा है, मतलब गाड़ी अगर मोड़ते हैं तो वापस अपनी जगह पे प्रॉपर आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज मुझे भी लगी सेम की यूट्यूब पे लोगों ने डालते हैं, जैसे ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, कि बिल्कुल आती ही नहीं, कि मतलब ऐसा यहीं का यहीं उठका पड़ा है। मेरी ब्रेजा का यहाँ तक पूरा आता है, मुझे बस इतना करना पड़ता है, यहाँ तक पूरा आता है। सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उसके अलावा आपको टोयोटा से डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा था? डिलीवरी एक्सपीरियंस सही रहा था। बस जो उन्होंने कंडीशन लगाई कि आपको 1 लाख की एक्सेसरीज लगवानी है या 60,000 की। और एसी के बारे में आपका कैसा है? एसी अच्छा है। बेस मॉडल में ही इन लोगों ने ऑटोमेटिक एसी दे दिया, और आपको मेरे को ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया इन लोगों ने ऑटोमेटिक के अंदर। म्यूजिक सिस्टम जो आपका स्टीयरिंग है उसके अंदर म्यूजिक माउंटेड कंट्रोल्स आ गए, राइट। क्रूज कंट्रोल की आपको मिस लगता है थोड़ा? क्रूज कंट्रोल मेरे को, जब मैं अभी राजस्थान गया तो मेरे को लगा क्रूज कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन मेरे फ्रीक्वेंट ट्रिप्स नहीं है, राइट। तो मेरे को उस चीज में मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूं, जो उसके ऊपर वाला मॉडल है वो 2 लाख वर्थ नहीं है बिल्कुल। तो 2 लाख रुपए के 7 इंची का म्यूजिक सिस्टम और एक ये आपका क्रूज कंट्रोल, वो बेनिफिट नहीं है। तो वो मेरे को, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई वर्थ इट नहीं लगा। और इस गाड़ी के अंदर बाकी सारी चीजें आपको, शीशा मिल जाएगा दोनों साइड, आपको मिरर्स मिल जाएंगे, वो चीज अच्छी है। हाँ, ये चीज अच्छी है, दोनों साइड आपको मिरर मिलते हैं। आर्मरेस्ट मिल जाएगा, आर्मरेस्ट भी आपको कंपनी से आपको सब मिल रहा है, पहले से मिल रहा है। और इतना बढ़िया वेरिएंट बनाया है इन्होंने, पर ये वही है, देते नहीं है ये वाला वेरिएंट।
यस, मेरे को एक चीज और जो बतानी थी कि जैसे ठीक है बेस मॉडल है, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 11,90,000 के अंदर, लेकिन ये टिपिकल प्लास्टिक जो है वो मारुति का ही है। ऑल्दो कोई ऐसी आवाज वगैरह नहीं आ रही, लेकिन अगर आप देखोगे ये साइड में ये जो इन लोगों ने लगा रखा है, या अगर उधर भी देखोगे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी बहुत पुरानी हो गई, लेकिन अभी सिर्फ 7,000 ही हुए हैं, लेकिन आप देखोगे निशान वगैरह आ गए हैं। और अगर हम यहाँ पे भी देखोगे, जैसे मेरा जरा सा हाथ लगा तो यहाँ पे ये निशान आ गए हैं मेरे, जो कुछ भी अगर मैंने आगे कुछ छेड़ा तो यहाँ पे निशान आ गए, तो वो मतलब इंटीरियर थोड़ा सा चीप है। सो जैसे अगर आप मेरे को देख रहे हो, मेरी हाइट जो है वो एग्जैक्ट 6 फीट है। तो जब मैंने पहले टेस्ट ड्राइव ली थी, तो उन लोगों ने मेरे को जो सनरूफ वाला मॉडल है उसके अंदर टेस्ट ड्राइव कराई, तो जब मैं पीछे बैठा तो जो मेरा सिर है वो ऊपर टकरा रहा था। अभी भी अगर आप देखोगे मेरा सिर और जो छत है उसके अंदर जरा सा ही गैप है, ठीक है। लेकिन जब मैं जो सनरूफ वाला मॉडल है, अगर सनरूफ वाला मॉडल देखते हैं तो उसके अंदर जो हमारा जो स्पेस है वो और कम हो जाता है, तो मेरा सर टकरा रहा था। और आगे भी सीट्स के अंदर मेरे सर और जो सनरूफ वाले मॉडल के अंदर जो छत है उसके अंदर जरा सी स्पेस बच रहा था। तो मेरे को लग रहा था कि अगर कोई बम्प आएगा, मान लो कोई स्पीड ब्रेकर आता है, तो मेरा सर टकराएगा। अभी भी अगर आप देखोगे तो जरा सी स्पेस बचा है, ऑल्दो यू कैन से कि इसकी सीट्स अलग है, लेकिन फिर भी अगर जो लंबे लोग हैं उनको कंसीडर करना चाहिए कि अगर वो सनरूफ वाला मॉडल ले रहे हैं तो उनका मतलब उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे हिसाब से सनरूफ वाले में तो 6 फीट से कम वाले लोगों को भी होगी, 6 फीट से कम वाले लोगों को लेनी चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि उसके अंदर हाइट मतलब 4-5 सेंटीमीटर का फर्क तो आता ही है। हाँ, जो कि सनरूफ का तो और कम हो जाता है थोड़ा। हाँ। तो भाई अब जैसे आप देखो पेट्रोल गाड़ी लेते हैं तो उसके लिए होता है स्मूथनेस, तो आपको स्मूथनेस कैसी मिल जाती है? स्मूथ तो गाड़ी बहुत ज्यादा है, इसका जो क्लच है और जो इसका गियर है वो मेरे को ब्रेजा से भी ज्यादा सॉफ्ट लगा। उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, मतलब शिफ्टिंग के अंदर या रिवर्स गियर वगैरह लगाने के अंदर वो कोई दिक्कत नहीं आ रही। बेस मॉडल में 5 हेडरेस्ट है आपका। अगर आप पीछे आएंगे तो बेस मॉडल के अंदर आपको डिफॉगर भी मिल जाएगा, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक बेस मॉडल में होगा। स्टीयरिंग व्हील है वो टेलीस्कोपिक और दोनों है। तो भाई अब हमने देखो बहुत सारी आपसे बात कर ली, तो अब आप बस एंड में ये बता दो हमारे व्यूअर्स को कि क्या उन्हें ये वाली गाड़ी जो देख रहे हैं लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, बट अगर आपका अल्टीमेट मोटिव ये है कि आपको सिटी के अंदर चलानी है और आपको माइलेज निकालनी है, तो अगर कोई क्वेरीज वगैरह भी होती है इस मॉडल के रिगार्डिंग या कुछ, अगर आपको इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर इन्हें कॉन्टेक्ट करके सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं इनकी गाड़ी की। लो इससे ऊपर अगर जाना है तो इसका फिर हाइब्रिड ही लो। हाँ। और वो आपका चॉइस है, लेकिन आपको इंटीरियर क्वालिटी तब भी इतनी बढ़िया नहीं मिलेगी हाइब्रिड वाले के अंदर। तो वो एक फैक्टर है कि आपको अपनी यूसेज के हिसाब से देखना पड़ेगा। हाँ, तो भाई थैंक यू हर्षित जी हमारे साथ ये ओनरशिप रिव्यू शेयर करने के लिए हाई राइडर का। बाकी भाई अगर आप लोगों में से भी किसी को शेयर करना है तो आप भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थी भाई हमारी हाई राइडर का ओनरशिप वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।